Hello children, welcome to HSB इंग्लिश क्लासेस। आज बच्चे हम एक लिटरेचर जो हमारा लिटरेचर सेक्शन है फ्लेमिंगोज पोइट्री का, उसकी जो फर्स्ट पोइम है माई मदर एट 66 उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट, प्लीज़ इसको ध्यान से सुने। माई मदर एट 66 इज रिटन बाय कमला दास। शी वॉज एन इंडियन राइटर एंड शी वॉज ए वेरी सेंसिटिव राइटर। और बच्चा ये जो दिस पोइम इज अबाउट एजिंग। यू नो एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, सो दिस पोइम इज अबाउट एजिंग। लेट्स टॉक अबाउट द पोइम। आप कविता के बारे में बात करते हैं। इट इज अ सिंगल सेंटेंस पोइम पंक्चुएटेड बाय कॉमास हियर एंड देयर। जैसा बच्चों आप बुक खोलोगे आप उसमें देखोगे कि ये सिंगल सेंटेंस पोइम है। ये यहाँ से स्टार्ट होती है पोइम ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे, और एंड होती है जाके स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। हेयर एंड देयर कहीं कहीं इसमें कॉमा लगाया गया है। तो दिस देयर इज अ पोइटिक डिवाइसेस which is when a poem lacks punctuation marks, that is poetic device is called enjambment. So prominent इसमें overall एक poetic device है, that is enjambment. लेटर ऑन हम डिस्कस करते जाएंगे जैसे जैसे हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट द टाइटल जस्टिफिकेशन फर्स्ट। द टाइटल इज एप्ट as the poem is about the narrator's realization that time has flown by and old age has crept up on her mother. ये जो टाइटल है पोइम का ये बिल्कुल तर्क संगत है, क्योंकि इसमें लेख जो कवि हैं उनका जो रियलाइजेशन है, उनका जो एहसास, उनको सेल्फ रियलाइजेशन एहसास होता है कि माँ की अब उम्र बढ़ गई है, माँ उनकी बूढ़ी होती जा रही हैं। द पोइम रिवॉल्व्स अराउंड द थीम ऑफ एडवांसिंग एज। इस ये जो कविता है इस थीम के चारों तरफ इर्द गिर्द घूमती है, बढ़ती हुई उम्र एंड द फियर एसोसिएटेड विद इट, और बढ़ती हुई उम्र के साथ जो एक डर होता है मन में, एंड लॉस एंड सेपरेशन, और वो डर ये होता है कि हम अपने पेरेंट्स को खो देंगे और हम उनसे अलग हो जाएंगे। सो थीम अभी हमने जस्ट चेक किया। अब नाउ मैसेज, इस पोइम का क्या मैसेज है, कवि क्या मैसेज देना चाहता है। एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। जैसे बच्चों आप जानते हो कि उम्र का बढ़ना एक कुदरती प्रक्रिया है, एंड इट विल इफेक्ट ईच वन ऑफ अस। ये हम और आप सब के ऊपर असर होगा। जैसे कभी आपने जब पढ़ाई शुरू की थी, आप नर्सरी में थे, आज आप 12th क्लास में हो, तो आप भी ग्रो कर रहे हो। So the complexity of life is that children are very emotional by the condition of their parents. इसमें complexity क्या, जटिलता क्या है इस कविता में कि बच्चे जो है बहुत इमोशनल अटैच होते हैं पेरेंट्स के साथ। जब वो ग्रोन अप बड़े हो जाते हैं, जॉब पे निकलते हैं, और वो अपने माँ बाप, बूढ़े माँ बाप की बढ़ती हुई उम्र, उनकी खराब होती हुई सेहत को देख के परेशान हो जाते हैं, एंड विश टू बी विद देम, और वो अपने माँ बाप के साथ रहना चाहते हैं, बट दे हैव टू लीव देयर पेरेंट्स बिहाइंड एंड मूव ऑन देयर कमिटमेंट्स। लेकिन उनकी भी अपनी जिम्मेवारियां होती हैं, जॉब होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ड्यूटीज होती हैं, उनको अपने माँ बाप को पीछे छोड़ के जाना पड़ता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज हाउ टू स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन लुकिंग आफ्टर द एजिंग पेरेंट्स एंड अटेंडिंग टू आवर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस कविता के द्वारा कवि ने बहुत ही एक उम्दा सवाल हमारे सामने प्रस्तुत किया है। वो क्वेश्चन क्या है कि किस प्रकार से हम, हमारा जो दायित्व माँ बाप के प्रति है, बूढ़े होते हुए माँ बाप को संभालना, और जो हमारी अपनी ड्यूटी है, जिम्मेवारी है लाइफ को आगे बढ़ाने की, उन दोनों के बीच में बैलेंस कैसे रख के चला जाए। सो यदि आपसे इसमें से ये पूछा जाता है कि डिस्क्राइब द थीम ऑफ द पोइम, तो आप एक सिंगल सेंटेंस में बिना झिझक के लिख सकते हैं। द थीम ऑफ द पोइम इज द फियर एजिंग, the fear of what is the theme of the poem? The fear of losing a loved one is the theme of this poem. Now let's start the poem. Main points, as you can see, summary. The poet driving from her parents home to कोचिन by car. जो कवि हैं वो अपने पेरेंट्स के घर से कोचिन एयरपोर्ट की तरफ जा रही हैं कार में। हर मदर बाय हर साइड स्लीपिंग, माँ उनके साथ में सोई हुई हैं। दीज आर द कैप्सूल पॉइंट्स, प्लीज कीप इन माइंड देयर इज नो नीड टू मग अप एनी आंसर फ्रॉम एनी हेल्प बुक।
बिकॉज यदि आप इनको बच्चों ध्यान से पढ़ोगे देन यू आर बी एबल टू राइट योर ओन आंसर्स. Mother was sleeping on the side seat. Her open, her mouth was open and she was looking very pale. उनका माँ का मुंह खुला हुआ था, वो बड़ी, उनका चेहरा पीला नजर आ रहा था. कलरलेस था, चेहरे पे कोई चमक नहीं थी. फ्रेल मीन वेरी वीक, इजी टू ब्रेक. लाइक ए डेड बॉडी, जैसे कि एक मृत शरीर होता है जिसमें कोई हाव भाव नहीं होता, इंडिकेटिंग दैट हर एंड वॉज नियर. वो माँ को देखने के बाद कवि को ये लग रहा था कि उसकी अंत समय नजदीक है. देन जब ये ख्याल कवि के मन में आता है, देन शी वांट टू चेंज हर थॉट प्रोसेस एंड द पोइट लुक्स एट हर एंड फील्स इंटेंस पेन. जब वो अपनी माँ को देखती है, इंटेंस मीन बहुत ज्यादा, तो उनको दुख होता है, एगोनी पीड़ा होती है. टू रियलाइज दैट सून डेथ विल कोस्ट हर मदर फ्रॉम हर, कि जल्दी ही माँ जो मौत है उससे उसकी माँ को छीन लेगी. ट्राइज टू नाउ द पोइट ट्राइज टू डाइवर्ट हर माइंड. वो अपने मन को बदलना चाहती है, ध्यान को अलग हटाना चाहती है इस रियलिटी से, जानते हुए कि माँ बूढ़ी हो रही है, संसार छोड़ के चली जाएगी. लुक्स आउटसाइड एट द यंग ट्रीज. बाहर जो यंग ट्रीज हैं उनकी तरफ वो देखती है. एंड हैप्पी चिल्ड्रन ब्रस्टिंग आउट ऑफ देयर होम्स इन ए प्लेफुल मोड इन ए कॉन्ट्रास्टिंग इमेज. नाउ देयर इज ए कॉन्ट्रास्टिंग इमेज. कॉन्ट्रास्ट क्या है? एक तरफ उनकी मम्मी है जो बूढ़ी हो रही हैं, मृत्यु नजदीक है, और दूसरी तरफ यंग बच्चे खेलते हुए कूदते हुए बाहर जा रहे हैं. सो नेक्स्ट, आफ्टर द सिक्योरिटी चेक एट द एयरपोर्ट लुक्ड अगेन एट हर मदर. यू नो इन द एट द सिक्योरिटी चेक, कभी आपको मौका मिला होगा एयरपोर्ट पे जाने का, जब आप बोर्डिंग के लिए आगे बढ़ते हैं तो जो आपके साथ आया होता है सिक्योरिटी पॉइंट के बाद पीछे रह जाता है, तो सिक्योरिटी चेक को जो क्रॉस करती हैं तो मुड़ के अपनी माँ को देखती हैं. मदर्स फेस वॉज पेल एंड कोल्ड. फैमिलियर एज माई चाइल्डहुड फेयर. अब व्हाट इज द फैमिलियर एज? यू नो, बचपन से कवि को ये दुख सताता रहता था कहीं वो अपनी माँ से जुदा ना हो जाए, अलग ना हो जाए. द पोइट हैज ऑलवेज हैड ए वेरी इंटीमेट एंड क्लोज रिलेशनशिप विद हर मदर, क्योंकि उनका अपनी माँ के साथ बहुत ही नज़दीकी नाता था. एंड शी हैज ऑलवेज फेल्ट दैट फियर ऑफ बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम हर मदर, हैंस इट इज ए फैमिलियर. So the poet reassures her mother that they will meet again. तो वो अपनी माँ से कहती है, नहीं माँ, हम दोबारा मिलेंगे. तो साथ के साथ बच्चों हम इसमें पोएटिक डिवाइसेस की भी बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, comprehension question. You know, as per new CBSE circular, there will be these reference to the context question will be there. So driving from my parents' home to Cochin last Friday. Morning I saw my mother beside me doze, open mouth, her face ashamed, like that of a corpse, and realized with pain that she thought away. बेटे यहाँ पे आप लोगों को वर्ड मीनिंग्स को जरूर ध्यान में रखना है, ताकि, क्योंकि वर्ड मीनिंग बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है और इसमें से आपको पोएटिक डिवाइस के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द रेफरेंस द कॉन्टेक्स्ट, वेयर वाज द पोइट कमिंग फ्रॉम. जैसा मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया, द पोइट हैड गॉन टू हर पेरेंट्स होम टू विजिट देम. एंड वेयर वाज शी गोइंग, वेयर वाज द पोइट कमिंग फ्रॉम, कवि कहाँ से आ रही, पोइट कहाँ से आ रहा है, एंड वेयर वाज शी, और वो कहाँ पे जा रही थी. बोथ आर द टू सेपरेट क्वेश्चंस. The poet had gone to her parents' home to visit them. She was now going to Kochi airport. Second question, how does the poet describe her mother? The poet describes her mother as old, pale, cold and senile. As she dozed off beside her, the mother looked almost like a corpse. Corpse means dead body, for her face was colorless and seemed to have lost the fervor of life. आप इसको और आसानी से लिखना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं, द पोइट डिस्क्राइब्स हर मदर एज ओल्ड, पेल एंड स्माइल. देयर वाज नो ग्लो ऑन हर फेस, शी वाज लुकिंग लाइक ए डेड बॉडी. ओके, नेक्स्ट, व्हाई डज शी रेफर टू इन द लास्ट लाइन, व्हाट थॉट्स हैड शी ड्राइवन अवे.
she here refers to the poet in the poem. The thought of her mother's approaching death which she wanted to put it away. What thought had she driven away? किस विचार को वो दूर भगाना चाहती थी? What is the question को समझने की कोशिश करें. What thought had she driven away? The thought of her mother's approaching death which she wanted to put it away. वो उसको दूर भगाना चाहती थी. Next, and looked but soon put the thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. So here what was the poet looking at? But looked but soon put that thought away. The poet was looking at her mother. अपनी माँ को देख रही थी. What did she notice? She noticed the mother's ashen and almost lifeless face distraught with pain. In simple language, यदि आपको लग रहा है कि ये मुश्किल है, you can say that she noticed her mother's pale face. What thought did she try to drive away? She tried to drive away the thought of her mother's approaching death. Next question. Why did the poet start looking out? What does her gesture suggest? उन्होंने बाहर देखना क्यों शुरू कर दिए खिड़की से? ये उनका ये जो gesture था वो हमें क्या बताता है? The poet started looking out of the window cause she wanted to drive away the pain and agony she experienced on seeing her aged mother. जो माँ, बूढ़ी माँ को देखने के बाद जो उनको पीड़ा और दर्द हुआ था वो उससे छुटकारा पाना चाहती थी. She wanted to drive away her helplessness, जो उनकी लाचारता थी, वो जो लाचार थी उसको दूर करना चाहती थी. Aging and approaching death. What did the poet see from the window of the car? आपने अभी लाइन में लिखा हुआ है trees sprinting, the merry children. इसको आप अपनी लैंग्वेज में कैसे लिखोगे? The poet saw young trees running past her car and merry children sprinting out of their homes to play. So ये जो लाइन है बेटे, trees sprinting, the merry children spilling. In the trees sprinting, here is the personification poetic devices is used, जिसको हम हिंदी में मानवीकरण कहते हैं. personification क्या होता है? when we attribute human traits to the lifeless object, जब हम निर्जीव वस्तुओं को मनुष्य की तरह व्यवहार करता हुआ दिखाते हैं. जैसे sprint मीन रनिंग फास्ट होता है तो इंसान तेज दौड़ता है, बट यहाँ पे पेड़ों को तेज दौड़ते हुए दिखाया गया. इट मीन यहाँ पेड़ों का मानवीकरण किया गया है, उनको पर्सोनिफाई किया गया. सेकेंड लाइन, द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट. स्पिलिंग टू ओवरफ्लो. Suppose that there is a glass and we pour down water in it and it's spill out. Here is the metaphor. Which poetic device is used in this line? Children spilling. There is a metaphor. And next question. What did the image of young trees and merry children symbolize? Now you can understand better. Trees and children symbolize the spring of life. जिंदगी का जो हमारा समय है उसको दर्शाता है. Its strength, vigor and happiness which contrasts with the lifeless and helplessness that sets in with age. एक तरफ उनकी मम्मी की एज है, बुढ़ापा है, नियर डेथ है, और दूसरी तरफ यंग बच्चे हैं जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, आगे बढ़ती हुई जिंदगी है. तो ये क्वेश्चन का आंसर. नेक्स्ट स्टेंजा. बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, standing a few yards away, I looked again at her, when pale as a late winter's moon. So बेटा मैंने आपको शुरू में बताया था कि यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, what is the rhyming scheme of the poem, तो आपको लिखना है यहाँ there is no rhyming scheme, it is a free verse. ओके. एंड सिंगल सेंटेंस पोइम है, जगह जगह कहीं कहीं कोमा को लगाया गया है. सो वैन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैन? WN, वैन. वैन मीन कलरलेस, जिसका कोई रंग ना हो. एज ए लेट विंटर्स मून लाइन, एज लेट विंटर मून. इन दिस line there is a simile poetic device is used. You know, simile for comparison by using as and like. So from as से आप identify कर सकते हैं कि यहाँ पे simile poetic device use हुआ है. So first question, where was the poet standing? The poet was at the Cochin airport waiting to board the plane after the security check. Why does her hair too, how did she look like? Her hair, what does her hair refer to? Her hair refers to the poet's mother. ये जो word यहाँ पे her है, ये किसके लिए यूज हुआ है? poets की मदर के लिए. How did she look like?
She was an aged lady, hence looked pale, cold, like a corpse, and colorless. Why does the narrator look at her again? कवि उसको दोबारा से क्यों देखता है? The narrator looked at her mother again, once again, for the last time, because she left to reassure herself about the well-being of her mother. वो ये अपने आप को दिलासा देनी चाहती है कि उसकी मम्मी बिल्कुल ठीक है. She had tried to drive away the pain she had felt on seeing her weak and aged mother. और वो जो उनके मन में अपनी बूढ़ी माँ और को देख के ख्याल आया था कि माँ से सेपरेट होने का, one last time she looked at her to wish her goodbye. Next question, explain when pale as a late winter's moon. In this line, which poetic device is used? In here is the simile is used. In this simile, the poet compares the mother's pale and withered face with the winter's moon. So here is a comparison by using as. The moon seems to lose its brightness in the winter. जैसे सर्दियों का मून होता है तो वो उसकी ब्राइटनेस कम होती है. See, as it is veiled behind fog, क्योंकि fog होता है, mist होती है. The mother's face also seemed to have lost its radiance, which was now missed by age. अब माँ का चेहरा भी बिल्कुल नीरस था. कारण क्या कि एज का अफेक्ट था. Winter symbolizes death and waning moon symbolizes decay. इसमें से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, what does death winter symbolizes here? Then your answer will be winter symbolizes death. And what does moon symbolizes? Waning moon symbolizes decay. Now last paragraph of the poem. And felt that old familiar age, my childhood's fear, but all I said was, see you soon, Amma. And as I did was smile and smile and smile. Now see, last, there is a repetition of the word smile, smile and smile. It means which poetic device is used here? Here is the repetition. Repetition poetic device is used. There is a 10 to 11 type of repetition categories are there. You can also call it a tautology. Tautology is also repeats. What is a tautology? Tautology means repeats an idea, saying the same thing twice. जब किसी चीज को हम आइडिया को रिपीट करते हैं, किसी बात को दो बार कहते हैं. यदि यहाँ से आपसे पूछा क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है एग्जामिनर के द्वारा, इन विच लाइन टोटोलॉजी इज यूज्ड, देन यू कैन राइट हियर. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फैमिलियर एज डिड द पोएट फील? किस जाने पहचाने दर्द की कवि यहाँ बात कर रहा है. द फैमिलियर एज रेफर टू द पोएट्स फियर. जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया था, माँ को खोने का, लॉसिंग हर मदर एंड रियलाइजेशन, और ये जो एहसास था दैट शी हैज नॉट केयर्ड एंड कैन नॉट केयर फॉर हर एजिंग मदर. उन्होंने देखभाल नहीं की और देखभाल नहीं कर सकती अपनी जिम्मेवारियों की वजह से. इट इज एन एज ऑफ हेल्पनेस. ये लाचारी है. इट इज आल्सो ए फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम मदर ऑफ द mother's death. What could have been the poet's childhood fear? मुझे लगता है आप इसका जवाब दे सकते हैं. आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं क्या था. I think the poet's childhood fear was that she would lose her mother or be separated from her and that would consume her mother. जो बचपन से उसको डर था कि माँ उससे दूर चली जाएगी, मृत्यु उसकी माँ को उससे छीन लेगी, अलग कर देगी. Now next question, did the poet share her thoughts with her mother? No, the poet didn't share her fear and agony with her mother. Why? She only bid goodbye to her with the hope of seeing her soon, because she did not want to trouble her mother. Why do you think the poet did not share her thought with her mother? कवि ने अपनी इस पीड़ा को माँ के साथ शेयर क्यों नहीं किया? I think the poet did not share her thought with her mother cause they were caused by her fear of the unknown. उनके अंदर एक अनजाना सा डर था जो बचपन से था. शेयरिंग देम विद द मदर वुड हैव वरीड द फेल ओल्ड मोमेंट टू डेथ. पहले ही उनकी माँ थोड़ी एज हो चुकी थी, बूढ़ी थी, वीक नजर आ रही थी. हो सकता है कि ये बात सुनने के बाद वो और दुखी हो और माँ की डेथ हो जाए. Why did the poet only smile? In the last line it is written, and I did was smile and smile and smile. The poet only smiled to her hide her guilt. वो माँ मुस्कुराती है सिर्फ अपने पछतावे, अपने गिल्ट को छुपाने के लिए. एंजाइटी जो उत्तेजना है, एंड फियर और जो डर है, फॉर द अननोन. व्हाट वाज अननोन? दैट वो अपनी माँ को ना खो दे. आल्सो शी वांटेड टू बिड अ चीयरफुल फेयरवेल टू हर मदर बिफोर बोर्डिंग द फ्लाइट. विमान पे सवार होने से पहले वो अपनी माँ को एक
अच्छे से अलविदा भी कह देना चाहती हैं। Next beta short, this was the reference to the context. Now let's discuss about the question answers, short question answers of the poem. जैसा कि आपने नया सर्कुलर देखा होगा CBSE का, इसमें से आपको short questions भी आएंगे 2 marks के. You have to write in 40-50 words. So first question, what is the kind of pain and ache that the poet feel? This is also a textual question, very important question. When the poet looks at her mother's face, she found that it had become pale and withered. She realized that her mother was at the edge of her life and her end was near. The thought that her mother would be soon separated from her caused unbearable pain and ache in the poet's heart. Second question, uh, what does the poet do to shrug off the painful thought of her mother's approaching death? Very important question. Please keep in mind the meaning of this word, to shrug off, to drive away, to get rid of a painful thought of her mother's nearing. The poet, माँ के दूर जाने का, माँ की मृत्यु का जो ख्याल उनके मन में आता है, उससे बचने के लिए वो क्या करती हैं? The poet looked out to see. Better, here is a typo error. The space is not there, but it is. She looked out to see the sprinting tree. जो तेजी से भागते हुए जो illusion होता है, आप जानते हैं, उनको वो देखती है. एंड हैप्पी चिल्ड्रन ब्रस्टिंग आउट ऑफ देयर, हैप्पी चिल्ड्रन मीन कमिंग आउट ऑफ देयर हाउस, उनको देखने, इस प्रकार से वो अपने आइडिया को डाइवर्ट करने की कोशिश करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई डज द पोएट ड्रॉ द इमेज ऑफ स्प्रिंटिंग ट्रीज एंड मैरी चिल्ड्रन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. स्प्रिंटिंग ट्रीज एंड मैरी चिल्ड्रन ब्रस्टिंग आउट फ्रॉम देयर डोर्स सजेस्ट, ये किसकी तरफ इशारा करते हैं? फ्रेश लाइफ की एंड वार्म एनर्जी. द पोएट ड्रॉज दिस इमेज टू स्ट्राइक ए सीन ऑफ कॉन्ट्रास्ट विद द पेल, ताकि वो बदल सकते हैं अपने भाव को. वहां पे कंट्रास्ट था विद द पेल डल एंड विदर्ड फेस ऑफ हर मदर. हियर द curtain is falling and the life coming to an end, and there the curtain is rising and fresh life is beginning and bubbling with energy. एक तरफ पर्दा गिर रहा है, किसका? माँ की मौत नजदीक है, और दूसरी तरफ पर्दा उठ रहा है, किसका? जिंदगी को आगे बढ़ाने का, उत्साह का, जिंदगी का. जैसे पेड़ों का पीछे छूट भागना और बच्चों का घरों से खुशी खुशी निकलना. तो ये दो चीजों को बयान किया गया है. ट्राई टू राइट इन योर ओन लैंग्वेज. Why have the trees been described as sprinting? उनको दौड़ते हुए क्यों दिखाया गया है, रनिंग पोजीशन में क्यों दिखाया गया है? The poet was driving car along with her mother. Her movement created the visionary illusion. जैसे मैंने आपको बताया, visionary illusion होता है ये, of the trees outside appear to be, ऐसा लग रहा था कि वो पेड़ जो है पीछे की तरफ छूट रहे हैं, दौड़ रहे हैं. एक्चुअली ऐसा नहीं था. Why has the mother been compared to the late winter's moon? Very important question. The late winter's moon lacks luster. Luster here means brightness, chamak. The mother's face was pale and withered. Moreover, the late winter moon suggests the end of the season, and mother too is nearing the end of her life. Therefore, the poet compares her mother with the late winter's moon. Next question. What is the familiar age? Again, repeated question. The fear of losing her mother is the familiar age. Why? Because she had been closely bound up with her mother. Therefore, the age, the pain is familiar to her. It is known to her. What do the parting words of the poet and smile signify? At the end, na, you have read the line that आपने कविता में line पढ़ी कि and I did was smile and smile and smile. Parting words क्या थे? The parting words of the poet reflect, tells us the poet's pain, कि वो कितनी पीड़ा में थी. But she puts on a smile on her face to mask her pain. Mask her pain mean अपनी पीड़ा को दिखाने से रोका उन्होंने, माँ को पता न चले. एंड टू गिव होप, और माँ को उन्होंने उम्मीद दी कि हैप्पीनेस की, खुशी दी. एंड रीअश्योरेंस, और उनको ये सांत्वना दी, ये ढांढस बिंधाया टू हर मदर कि वो उनसे दोबारा मिलने आएंगी. सो बेटा, दिस इज द चैप्टर. आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा. इसको रैप अप करते हैं नाइस वे से. हिंदी में शॉर्ट में आप समझ सकते हैं कि जो कवि है वो अपनी मम्मी के साथ, मम्मी उनके साइड में कार में बैठी हैं, वो कोची एयरपोर्ट पे जा रही हैं. वो जब उनका ध्यान अपनी मम्मी के ऊपर जाता है तो माँ का चेहरा, माँ सोई हुई है, उनका मुंह खुला हुआ है, चेहरे पे कोई रौनक नहीं है. तो कवि का जो बचपन का डर था कि वो उसकी माँ उससे अलग ना हो जाए, जुदा ना हो जाए, तो वो वापिस आ जाता है. अचानक से कवि जो है अपने ध्यान को बदलने के लिए
खिड़की से बाहर देखती हैं तो बाहर उनको पेड़ दौड़ते हुए नजर आते हैं और खुश हुए बच्चे घरों से बाहर खेलने के लिए जा रहे हैं। तो ये नजर आता है। वो ऐसा क्यों करती है? ताकि अपने ध्यान को डाइवर्ट कर सके। सो उसके बाद क्या होता है, और जब उनकी अपनी मम्मी की चेहरे को उन्होंने विंटर में, जो सर्दियों में मून होता है, उसके साथ कंपेयर किया कि जैसे सर्दियों में धुंध होती है, कोहरा होता है, तो जो रोशनी बहुत डिम नजर आती है, ऐसे ही उनको लगता है कि एज की वजह से उनकी माँ की चेहरे की जो आभा है वो खत्म हो गई है। और उनका जो फैमिलियर एज हियर मीन पेन, उनका जो एक जाना पहचाना सा दर्द, बचपन का दर्द, वो दर्द क्या था कि उनकी मम्मी उनसे चली ना जाए, वो वापस आ जाता है। लेकिन फिर भी वो मुस्कुराती हैं और अपने चेहरे पे मुस्कान लगा, सिक्योरिटी चेक से पॉइंट के ऊपर मुस्कुराते हुए कहती हैं अपनी माँ को रीअश्योर करने के लिए कि वो वापस आएंगी। सो प्लीज वर्ड मीनिंग पे जरूर ध्यान दें। यहाँ पे डोज वर्ड आया है। डोज का वर्ड मीनिंग होता है स्लीपी। पोएटिक डिवाइसेस जो यूज हुए हैं, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द राइमिंग स्कीम, देन यू कैन से इट्स ए फ्री वर्स, देयर इज नो राइमिंग स्कीम। पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं। सिमली यूज हुआ है, हर फेस एस एंड लाइक दैट। इस लाइन में सिमली यूज हुआ है क्योंकि कंपैरिजन है, एज और लाइक के द्वारा कंपैरिजन किया गया होगा, वहां सिमली होता है। उसके बाद ट्री स्प्रिंटिंग, इस लाइन में पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है पोएटिक डिवाइसेस। एंड चिल्ड्रन स्पीलिंग, इसमें मेटाफर यूज हुआ है। अगेन एज ए लेट विंटर्स मॉम, यहाँ पे फिर सिमली यूज हुआ है। इसमें लास्ट लाइन एज आई डिड वॉज स्माइल स्माइल एंड स्माइल, यहाँ पे पोएटिक डिवाइस जो है रिपीटेशन यूज हुआ है। सो ये कविता जो है फ्री वर्स है। इसको हम इंजैम्मेंट कहेंगे क्योंकि इसमें इंजैम्मेंट क्या होता है, जब लैक्स ऑफ पंक्चुएशन होता है। ये सिंगल सेंटेंस पोइम है, कहीं कहीं कॉमा लगाया गया है। मुझे आई होप बच्चों ये आपको बहुत अच्छे से सब समझ में आया होगा। अब प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए यदि आपको अच्छा लगता है। ऐसे ही आपको आगे वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।